अमेलिया इयरहार्ट के अलावा 5 सबसे रहस्यमय लोगों की गायबियां। यह पता चला है कि पूरे इतिहास में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। कुछ तब प्रसिद्ध थे जब वे लापता हो गए और बाद में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए, और कुछ केवल गायब होने के कारण सेलिब्रिटी स्थिति तक पहुंच गए। यहाँ उन लोगों की 5 अजीब कहानियां हैं, अमेलिया इयरहार्ट के अलावा, जिनके गायब होने की घटनाएं आज भी हमें परेशान करती हैं। नंबर 5, एम्ब्रोस बियर्स। एम्ब्रोस बियर्स एक समाचार पत्र और लघुकथा लेखक अपने व्यंग्यपूर्ण कॉलम प्रैटलर के लिए प्रसिद्ध थे, जो सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर जैसे कई वेस्ट कोस्ट पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अमेरिकी गृहयुद्ध में भाग लिया और जीवित रहे। अपने अनुभवों को उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में विस्तार से बताया और अंततः शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हुए, जबकि उन्होंने एक अखबार के स्तंभकार के रूप में काम जारी रखा। उन्होंने कई उपन्यास और लघु कथाएं और साथ ही द डेविल्स डिक्शनरी भी लिखी, जो प्रसिद्ध शब्दों के लिए अंधेरे और मजाकिया परिभाषाओं के संग्रह के रूप में प्रच्छन्न सामाजिक टिप्पणी की एक पुस्तक थी। मैक्सिकन क्रांति के दौरान उन्होंने 1913 के आसपास मैक्सिको के लिए अमेरिका छोड़ दिया। उस वर्ष दिसंबर के बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि पिछली सदी में कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। नंबर 4, जॉर्ज मैलोरी। जॉर्ज मैलोरी इंग्लैंड में एक स्कूल मास्टर और एक अनुभवी पर्वतारोही थे। 1921 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बड़ी चढ़ाई के लिए भर्ती होने से पहले उन्होंने आल्प्स के सबसे कठिन मार्गों पर प्रशिक्षण लिया था। वह पहला प्रयास तेज हवाओं के कारण विफल हो गया था और 1922 में दूसरा प्रयास, जो भी विफल रहा, एक हिमस्खलन में शामिल हो गया और 7 कुलियों की मौत। अंततः 1924 में वे तीसरे अभियान पर निकले। मैलोरी और एक अन्य पर्वतारोही, एंड्रयू इरविन, 8 जून को शिखर पर चढ़ने के लिए गए थे और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। वे यह सोचने के लिए दुनिया छोड़ गए कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर क्या हुआ था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या गायब होने से पहले वे शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए थे। इरविन की कुल्हाड़ी 1933 में लगभग 27,750 फीट 8,460 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए और संभवतः उनकी मौत हो गई। 75 साल बाद 1999 में एक अभियान ने 26,760 फीट 8,160 मीटर की ऊंचाई पर मैलोरी का शव खोजा। 2015 तक इरविन के अवशेष नहीं मिले थे और उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां अभी भी अनिश्चित हैं। नंबर 3, वालेस डी फार्ड। नेशन ऑफ इस्लाम (NOI) के संस्थापक वालेस डी फार्ड डेट्रॉइट की सड़कों पर एक रेशम बेचने वाले से आगे बढ़कर अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के उपदेशक और स्वपहचान वाले रक्षक बन गए। 1930 से 1934 तक डेट्रॉइट में मुखर NOI नेता के रूप में उनका एक छोटा लेकिन प्रभावशाली कार्यकाल था। उस दौरान कानून के साथ कई बार टकराव हुआ। उनके बारे में बहुत कम प्रलेखित जीवनी संबंधी जानकारी मौजूद है, हालांकि उनकी उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका जन्म मक्का में हुआ था, हालांकि FBI के निष्कर्षों से पता चलता है कि उनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने एक मामूली उपहास का जीवन जिया। वह 1934 में गायब हो गए। इस्लाम राष्ट्र के अनुयायियों द्वारा उन्हें अक्सर पैगंबर कहा जाता है और अल्लाह का अवतार माना जाता है। उन्हें हर साल 26 फरवरी को सेवियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2, राउल वालेनबर्ग। राउल वालेनबर्ग एक अच्छे संपर्क वाले और प्रतिष्ठित स्वीडिश परिवार से थे। वह वास्तुकला का एक सितारा छात्र रहा और एक सफल व्यवसायी बन गया। पूरे यूरोप में उनके पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों के कारण उन्हें 1944 में हंगेरियन यहूदियों के एक प्रमुख बचाव अभियान के लिए एक विशेष दूत के रूप में भर्ती किया गया था। उस वर्ष मार्च और जून के बीच नाजियों ने लगभग 4 लाख यहूदियों को निर्वासित कर दिया था, जिनमें से अधिकांश को ऑशविट्ज में भेज दिया गया था। मृत्यु शिविर। वॉलेनबर्ग ने बुडापेस्ट के यहूदियों को दस्तावेज वितरित किए और हंगरी के अधिकारियों को दस्तावेज, जिसे शुट्सपास कहा जाता है, को पासपोर्ट के रूप में कार्य करने देने के लिए राजी किया। उन पासपोर्टों ने लगभग 15,000 यहूदियों को निश्चित मृत्यु से बचाया। जनवरी 1945 में वालेनबर्ग को अज्ञात कारणों से सोवियत सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्होंने बाद में दावा किया कि 1947 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि क्या उनकी मृत्यु तब हुई या उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या हुआ। नंबर 1, जिमी हॉफा।
समझदार, चतुर और बकवास न करने वाले जिमी हॉफा ने एक संघ आयोजक के रूप में शुरुआत की और 1958 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े श्रमिक संघ टीमस्टर्स के अध्यक्ष बनने तक पहुंच गए। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि टीमस्टर्स के कई सौदे अत्यधिक भ्रष्ट थे। संघीय प्राधिकारियों ने उनका बड़े चाव से पीछा किया, जिनसे वे 1964 तक बचने में सफल रहे, जब उन्हें जूरी छेड़छाड़ और कई अन्य अपराधों के लिए संघीय जेल भेज दिया गया। सलाखों के पीछे से भी ऐसा लग रहा था कि हॉफा टीमस्टर गतिविधियों को नियंत्रित करने में सफल रहा। उन्हें 1971 में इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे संघ की गतिविधियों से दूर रहेंगे। 30 जुलाई 1975 को हॉफा उपनगरीय डेट्रॉइट के एक रेस्तरां में टीमस्टर अधिकारियों के साथ एक बैठक के लिए गए थे। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया और 1982 में कानूनी तौर पर उन्हें मृत मान लिया गया, घोषित कर दिया गया।